एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 5th पेपर जो हमारा सोशल साइंस का है उसका चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप लोग वो क्लासेस देखना मत भूलिएगा। और चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है नदी घाटी की सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस ऑफ रिवर वैली। अर्थात नदी घाटी की सभ्यताओं से क्या मतलब है, इसमें हमारी वह सभी सभ्यताएं आएंगी जो नदियों के किनारे विकसित हुई। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, मोस्ट ऑफ सभ्यताएं जो हैं, मतलब अधिकतर सभ्यताएं जो हैं वह हमारी नदियों के ही किनारे विकसित हुई हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, बेबीलोनिया की, असीरिया की, ये सारी सभ्यताएं हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेतों के लिए पानी की उपलब्धता से अधिक अन्न उत्पादन में सहायता की, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। चलिए देखते हैं। देखिए, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। जो भी प्राचीन सभ्यताएं के बारे में पता लगा, हड़प्पा की सभ्यता हो गई, ठीक है, उसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो क्या था, सिंधु नदी। अब हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, ये चीज़ें थोड़ी जो है बता दूं मैं आपको। पहले हड़प्पा सभ्यता, अब जब नदी के किनारे विकास हुआ, आपको बता रहे हैं ना, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता को एज ए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु नदी के किनारे इसका विकास हुआ, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वहाँ पर एक नदी थी जिसका नाम था हड़प। ये चीज़ें आपको कम लिखी मिलेंगी जगहों पर, ठीक है, कम जगहों पर लिखी मिलेंगी कि हड़प्पा सभ्यता का जो नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। और सिंधु सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। ठीक है, चलिए अब नदी के किनारे जब ये सभ्यताएं विकसित हुई थी, इसके लाभ बहुत सारे थे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या था, कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाभ था। देखिए, नदियाँ पास में होती थी, खेतों में बहुतायत मात्रा में हम पानी को दे सकते थे अपनी फसलों में। ठीक है, तो हमें पानी की कमी नहीं पड़ती थी। ठीक, इसलिए कहा गया है नदी के किनारे होने के कारण कि देखिए, नदी के किनारे होने के कारण खेतों के लिए पानी की उपलब्धता से अधिक अन्न उत्पादन में सहायता की, जिससे नगरों का विकास संभव हुआ। अब नगरों का विकास कैसे संभव हुआ, देखिए ऐसे हुआ नगरों का विकास संभव। देखिए, अब जब खेतों में पानी, इन्होंने फसल बोई, ठीक है, अब नदियाँ पास में थी तो खेतों में जो था पानी की कमी नहीं आई। अब जब पानी की कमी नहीं आएगी तो क्या होगा, हमारी फसल जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी, बहुत अच्छे से बढ़ेगी। ठीक है, और जो है हम जैसे गेहूं है, धान है, फॉर एग्जांपल कोई भी फसल लगा लेते हैं, अगर पानी नहीं होगा तो फसल सूख जाएगी। और उसमें जब हम पानी को बहुत अच्छी मात्रा में लगा रहे हैं तो हमारी फसल की वृद्धि बहुत अच्छे प्रकार से होगी। अब जब फसल हमारी पास अच्छी होगी तो फिर क्या करेंगे हम, उससे हमारी अर्निंग भी तो होगी ना। ठीक है, तो ऐसे करके जब इंसान के पास जैसे कि फसलों को बेचा, धन आएगा, तो फिर उससे विकास होगा मनुष्य का। जब विकास होगा तो फिर क्या हुआ, नगरों की तरफ चला इंसान का जीवन। ठीक है, नगरी सभ्यताओं की तरफ बढ़ने लगा मनुष्य, क्योंकि विकास संभव हुआ धन के कारण। धन कहाँ से आया, खेती से। खेती कैसी हुई, जब जल, नदियाँ थीं किनारे और जल बहुत अच्छी मात्रा में लगा, किसमें, खेतों में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित हो गया। ठीक है, देखिए, नदी मार्ग से व्यापार
आसान, सस्ता तथा सुरक्षित हो गया। अब देखिए, पहले ये लोग जाते थे, व्यापार सस्ता कैसे हो गया और सुरक्षित कैसे हो गया? देखिए, नदियों के माध्यम से इन्होंने कुछ साधनों का प्रयोग किया होगा, जिससे फिर जल के साधन जो रहे होंगे, उससे इन्होंने क्या हुआ, इनका आवागमन स्टार्ट हुआ और फिर उससे आयात और निर्यात की प्रोसेस में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कैसे हुआ, फिर सस्ता हुआ, क्योंकि नदियों के माध्यम से जाते थे अपने साधनों से, तो ये सस्ता हुआ और आसान भी था, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो गए थे, और सुरक्षित भी था, क्योंकि इनको मालूम था कि नदी में किस तरफ से जाने से सुरक्षित है, यात्रा किधर से सुरक्षित होगी, इनको रास्ते मालूम थे ना, इसलिए कहा गया नदी मार्ग से व्यापार आसान, सस्ता तथा सुरक्षित हो गया। ठीक, काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता थी तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। देखिए, अब क्या था, काम धंधों का विकास, कच्चा माल जो था, अब देखिए इनके पास कच्चा माल जो था बहुत, जैसे किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब आप मान लीजिए, जैसे कोई भी चीज़ हमने बनाई, बहुत छोटा आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप प्लास्टिक की चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, क्या ऐसा था कि जब ज़मीन से निकला जो भी पदार्थ निकला, प्लास्टिक हमने बनाई उससे, और क्या वह हमें जिस आकार में चाहिए थी, मान लीजिए हमें एक बकेट चाहिए थी, ठीक है, तो क्या वो उसी रूप में निकली है ज़मीन से? नहीं ना, पहले हमें कच्चा माल प्राप्त हुआ, फिर हमने उसे आकार दिया, और जो चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं इंसान की आवश्यकता के अनुसार उनको वैसा आकार देके ही तो बेचा गया। तो वही बात बता रही हूँ आपको कि कच्चा माल जो था उसकी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध था। ठीक है, और उससे जब वस्तुओं का इन्होंने निर्माण किया, ठीक, कच्चे माल से जो वस्तुओं का निर्माण किया तो इन्होंने उसको बेचना प्रारंभ किया। जब बेचना प्रारंभ हुआ तो धन तो आएगा, ठीक है, धन इनको मिला, फिर धन से क्या हुआ, नगरीय जीवन की ओर ये लोग बढ़ने लगे। पहले तो ठीक है, नगरीय जीवन की ओर खूब मतलब अच्छे से उन्नति करने लगे ये लोग, और नगरीय जीवन की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नदी घाटी में विकसित होने के कारण इन सभ्यताओं को नदी घाटी सभ्यताएं कहते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, सारी ज़्यादातर सभ्यताएं जो है नदियों की घाटियों में विकसित हुई हैं। ठीक है, नदियों की घाटियों में विकसित हुई हैं, इसीलिए इन सभ्यताओं को नदी घाटी की सभ्यताएं कहते हैं। ठीक, तो वही बात लिखी है, नदियों की घाटी में विकसित होने के कारण इन सभ्यताओं को नदी घाटी की सभ्यताएं कहते हैं। ठीक, नदी घाटी की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है मिस्र की सभ्यता, और हमारा फोर्थ है चीन की सभ्यता। ठीक है, सभ्यताएं, ठीक है, चीन की सभ्यता। नदी घाटी की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। चलिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक नदी थी जिसका नाम था हड़प। ठीक है, हड़प था नदी का नाम, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी इसका नाम पड़ा। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन जो नदी घाटी की सभ्यताएं रही हैं उनमें से एक है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहीं से। सन 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में
अब किसके निर्देशन में खुदाई हुई? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई। और की किसने? आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, तो किसने की? दयाराम साहनी ने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सन 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है, कब? सन 1921 में। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसने? दयाराम साहनी ने। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब में। कहाँ? माउंट गोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई, जहाँ से मूर्तियाँ, बैलगाड़ी और कांसे का दर्पण मिला। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए, तो आपको क्या लिखना है? सन 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब में माउंट गोमेरी जिले के रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई, जहाँ से मूर्तियाँ, बैलगाड़ी और कांसे का दर्पण आदि मिला। ठीक है, क्या मिला? मूर्तियाँ मिली, बैलगाड़ी मिली, कांसे का दर्पण मिला। सन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने कहाँ पर खुदाई करवाई? पाकिस्तान के पंजाब के माउंट गोमेरी ज़िले में। पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब का जो ज़िला पड़ता है माउंट गोमेरी, उस पर रावी नदी के तट पर खुदाई करवाई। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान की। ठीक है, जहाँ से मूर्तियाँ मिली, बैलगाड़ी मिली और क्या मिला? कांसे का दर्पण मिला। ठीक है, चलिए 1922 में राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, कहाँ? 1922 में क्या हुआ? राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कहाँ? पाकिस्तान का पहले 1921 में पाकिस्तान के पंजाब, ठीक है, पंजाब क्षेत्र का कौन सा? माउंट गोमेरी जिला था जो रावी नदी के तट पर बसा था, वहाँ पर हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाई गई थी। फिर 1922 में क्या हुआ? राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत पड़ता है, वहाँ का एक ज़िला है लरकाना, वहाँ पर सिंधु नदी का तट था। ठीक है, सिंधु नदी के मोहनजोदाड़ो नामक स्थान की खुदाई करवाई। सिंधु नदी के तट पर एक बसा नहीं था, मतलब सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर एक स्थान था जो था मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कभी कुछ ऐसा रहा होगा किसी आपदा के चलते या कुछ भी ऐसा, जहाँ पर यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोगों की जान गई होगी, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई करवाई और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किसकी? एक डांस करती हुई नर्तकी थी। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार, यानी कि जो नहाने का, जिसको वॉशरूम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ? हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में खुदाई के द्वारा नगरीय सभ्यता के विशेष अवशेष प्राप्त हुए। क्योंकि यह अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब क्या था? हड़प्पा से 640 किलोमीटर, हड़प्पा से कितनी दूर स्थित था मोहनजोदड़ो? 640 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। वहाँ पर जो क्या था? नगरी सभ्यता, यानी कि नगरी सभ्यता के क्या मतलब बहुत ही डेवलप्ड एक जगह थी, जहाँ पर लोग अच्छा मतलब शहरी जीवन जीते थे।
ठीक है, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी ये। जो हड़प्पा की सभ्यता थी, इस पे जो अवशेष प्राप्त हुए हमें, ये शहरी सभ्यता की ओर इशारा करते थे कि लोग यहाँ पर ग्रामीण तरह के जीवन नहीं व्यतीत करते थे, यहाँ पर शहरी जैसे शहरों में लोग जीवन जीते हैं उस प्रकार की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए। इसीलिए कहा गया है खुदाई के द्वारा नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। और ये अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? सिंधु घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थान से इस संस्कृति के अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ये चीज़ें आपको ज़्यादा लिखी नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा नाम की एक नदी भी थी, इसलिए भी इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा जाए। इस हड़प नदी थी, नदी का नाम था हड़प, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा स्थान का नाम बता दिया है, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थान से इस संस्कृति के अवशेष सबसे पहले प्राप्त। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्यों? इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थान से इस संस्कृति यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति थी उसके अवशेष सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए, इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी के तट पर प्राप्त हुए, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता है। अच्छा, देख लेते हैं हमारा सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है। इसमें हमारी पहली क्या थी? नगर निर्माण योजना। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण की योजना क्या थी, बताइए। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना अत्यंत व्यवस्थित थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित थी यहाँ की। मैंने बताया आपको कि ये ग्रामीण जीवन नहीं जीते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये नगरीय सभ्यता, इनकी सभ्यता जो थी वह नगरीय थी, यानी कि शहरी जीवन जीते थे ये लोग। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना अत्यंत व्यवस्थित थी, जिसमें सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। कैसे काटती थी? समकोण पर। क्या था हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना अत्यंत व्यवस्थित थी, जिसमें सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। अब देखिए क्या समकोण, क्या ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। इस प्रकार की सड़कें होती थी और एक दूसरे को ऐसे ही समकोण पर काटती थी। अब आप मान लीजिए ये हमारा कोण है, ठीक है, तो इस प्रकार से सड़कें बनी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इससे क्या होता था? ग्रिड जैसा पैनल बनता था, ठीक है, ठीक है। चलिए, सड़कें जो थी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, काटने से भी क्या होता था? देखिए, समकोण हमारा ये 90 डिग्री का होता था, ठीक है। अब जब समकोण पर काटती थी सड़कें एक दूसरे को, तो ये जो था इस प्रकार से बॉक्स नुमा संरचना यानी कि आयत नुमा संरचना, ये दो भुजाएं बराबर, ठीक है, आयत नुमा संरचना। देखिए फिर से बताती हूँ, देखिए ये इस प्रकार की अभी बता रही हूँ, ये आयत नुमा संरचना बन जाती थी जब समकोण पर एक दूसरे को सड़कें काटा करती थीं, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है नगर निर्माण योजना में? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना अत्यंत व्यवस्थित थी, जिसमें सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं, जिससे ग्रिड पैटर्न बनता था, ठीक है। यह ग्रिड पैटर्न शहरों को अलग अलग खंडों में विभाजित करता था। अब देखिए कैसे विभाजित करता था? ग्रिड जैसा पैटर्न बन गया, ये आपका आयताकार बन गया एक, ठीक है। अब दूसरे को काटेंगे, जब सड़कें काटते हैं इस प्रकार के आपको दिखते, ठीक है, स्थान जो थे ये इस प्रकार आयतानुमा दिखते थे, ठीक है। तो यही बताया गया है आपको, शहर जो थे यह ग्रिड पैटर्न शहरों को अलग अलग खंडों में विभाजित करता था।
सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी बहुत विकसित थी, जिसमें घरों और सड़कों से नालियाँ जुड़ी थीं जो शहर से बाहर जाती थीं। अब देखिए, ये था जब नगरीय सभ्यता थी ये, तो क्या था, जो घर में पानी होता था, रेगुलर में जो वाटर यूज़ होता है, ठीक है, डेली लाइफ में, तो ऐसा नहीं था कि जो पानी था वो सड़कों पर फिर रहा है मारा मारा, ठीक है, या घर में गंदगी फैला रहा है। तो घर में बाकायदा नालियाँ बनी थी, ठीक है, जो रोडों से, घर की नालियाँ जो थी सड़कों यानी कि रोड से कनेक्ट थी, और जो वह रोड का पानी था जो वह जो था शहर के बाहर जाता था। शहर के बाहर एक प्रणाली भी बनाई गई है कि जो पानी घर से निकलता था वो कहाँ जाता था, नालियों में जाता था, और फिर वो उन नालियों का जो पानी था वो शहर से बाहर जाता था। तो जल निकासी की प्रणाली भी थी, वह भी बहुत उत्तम प्रकार की थी। जैसे प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जो हम लोग शहरी जीवन जी रहे हैं, नगरीय जीवन जी रहे हैं, इसी प्रणाली पर था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जल निकासी की प्रणाली इसी पर थी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इनके भवन निर्माण कैसे होते थे। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग जैसे घर बनवाते हैं तो पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं। और देखिए, ग्रामीण शैली जो है, हम अपने पिछला अगर बड़े बुजुर्गों से पूछें, जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे पूछें तो पहले मिट्टी के घर होते थे, ठीक है, छप्पर पड़ता था उनमें, मिट्टी वो जो क्या घास से बनता है, ठीक है, पक्के मकान नहीं हुआ करते थे। मगर जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह इस प्रकार से ही चलती थी जैसे हम लोग अभी घरों में रहते हैं। तो क्या था उनका भवन निर्माण, जैसे हम लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं घर बनवाने के लिए, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे पक्की ईंटों का ही प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई और स्नानागार होता था। अब देखिए, हमारा घर पक्की ईंटों से बनता है, नहाने के लिए स्नानागार होता है, भोजन बनाने के लिए क्या होता है, रसोई होती है। तो वही सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका घर भी पक्की ईंटों से बनता था, एक रसोई होती थी और एक स्नानागार होता था, ठीक है। ये चीज़ें तो ज़रूर होती थी, बाकी वो अपने हिसाब से जो करते होंगे। चलिए देख लेते हैं स्नानागार। विशाल स्नानागार 11.88 मतलब 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा व 2.43 मीटर गहरा था, ठीक है। स्नानागार, अब याद रखिएगा, ये थोड़ा याद करने की चीज़ है। स्नानागार की लंबाई जो थी 11.88 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी होती थी, 7 मीटर्स होती थी, गहराई क्या थी, 2.43 मीटर, ठीक। स्नानागार की दीवारें व फर्श पक्की ईंटों का बना था और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं, ठीक। जो फर्श था वह पक्की ईंटों से बना होता था और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों से मतलब ये है कि हो सकता है कि जैसे कि स्विमिंग पूल बनते हैं तो इनका भी कुछ वैसा ही पैटर्न रहता हो कि वहाँ पर पानी भरा होता हो, उसमें नहाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते हों, ठीक है। तो इस प्रकार के वॉशरूम्स बनवाते हों ये लोग, इसलिए कहा गया है आपसे कि पक्की ईंटों के बनते थे और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं, ठीक। अन्नागार देख लेते हैं। अब आपसे 2023 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार कैसे होते थे। तो देख लेते हैं अन्नागार। ये खाद्यान्न भंडार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनमें अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मोटी दीवारें थीं। अब अन्नागार है तो फिर अनाज को ही उसमें भंडारण करने के लिए बनाया गया होगा, ठीक। खाद्यान्न भंडार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मोटी दीवारें थीं। यह अन्नागार 45.771 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा होता था, यानी कि 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा होता था, ठीक। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था ये देख लेते हैं। ये भोजन क्या था इनका। यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूँ और जौ था। यह लोग चावल का भी प्रयोग करते थे। गाय, भैंस, बकरी का दूध का प्रयोग पर्याप्त होता था। गाय, सूअर, भेड़ तथा मुर्गा आदि का मांस विशेष रूप से खाया जाता था। फलों में खजूर, तरबूज का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये लोग क्या खाते थे, देखिए, गेहूँ और जौ इनका मुख्य भोजन था और चावल भी खाते थे। गाय, भैंस और बकरी का दूध पीते थे ये लोग, ठीक है। और गाय, सूअर, भेड़ तथा मुर्गा
का ये लोग मांस भी खाते थे। और फलों में क्या खाते थे? खरबूज, खजूर तथा तरबूज, खजूर और तरबूज। ठीक है, चलिए वेशभूषा क्या था, यानी कि पहनावा क्या था इनका? सिंधु घाटी के निवासी सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, आभूषण क्या थे? स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे, यानी कि स्त्रियां भी आभूषण पहनती थीं और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। धनवान व्यक्ति सोने, चांदी तथा मोतियों के आभूषण पहनते थे। साधारण व्यक्ति जो थे, जैसे मिडिल क्लास लाइफ में जो लोग मिडिल क्लास लाइफ जीते थे वो, और थोड़ा गरीब जो थे वो, हाथी के दांत, तांबे, हड्डी तथा पक्की मिट्टी के आभूषण पहनते थे। ठीक, जो धनवान व्यक्ति होते थे वह सोने, चांदी और मोतियों के आभूषण पहनते थे। जो साधारण व्यक्ति थे वह हाथी के दांत के आभूषण पहन लेते थे, तांबे के पहन लेते थे, हड्डियों के पहन लेते थे, पक्की मिट्टी होती थी उसके आभूषण पहन लेते थे। अच्छा, स्त्रियों की दशा क्या थी देख लेते हैं। समाज में स्त्रियों का सम्मान था। अच्छा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी यह मातृ सत्तात्मक थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता पितृसत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक थी, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह मातृ सत्तात्मक थी। तो समाज में स्त्रियों का सम्मान था। मातृ देवी की पूजा करना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि यहाँ के परिवार मातृ सत्तात्मक थे। इनके जो धार्मिक आस्था थी उसमें ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे। ठीक, चलिए मृतक संस्कार। सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना, व्यक्ति के मर जाने के बाद उसका संस्कार किया करते थे। ठीक है, देख लेते हैं किस किस प्रकार से करते थे। ये 3 प्रकार से शव विसर्जन करते थे। पहला क्या था? भूमि में शव को गाड़ दिया जाता था, दफना देते थे ये लोग। ठीक है, पशु पक्षियों के खाने के लिए शव को छोड़ दिया जाता था किसी ऐसे निर्जन स्थान पर जहाँ पर ये लोग ये क्रिया करते होंगे, जैसे कि मृतक संस्कार करते होंगे मरने के बाद व्यक्ति का, तो वहाँ पर जाके व्यक्ति का जो शव होता था उसको रख देते थे। और क्या होता था, जो पक्षी होते थे ना और पशु होते थे वह धीरे धीरे उस व्यक्ति का जो शव था उसको खा जाते थे। और जो तीसरा था उसमें ये लोग अग्नि संस्कार करते थे, मतलब दाह संस्कार कर देते थे। दाह संस्कार कैसे? शव को आग लगा देते थे, मुखाग्नि दे देते थे। ठीक है, तो तीसरे में जो था शव को जला दिया जाता था। अब आपसे 2016 और 17 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया 2 बार, सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक, तो देख लेते हैं। प्रमुख व्यवसाय, एग्रीकल्चर मेन ट्रेड। ठीक है, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? यहाँ की अधिकांश जनता कृषि कार्य करती थी। गेहूं की खेती पर्याप्त मात्रा में होती थी। जौ, चावल, मटर, तिल, खजूर की खेती का भी अनुमान कुछ प्रमाणों के आधार पर लगाया जा सकता है। देखिए, अधिकांश जो जनता थी वो अपना जीवन यापन करने के लिए इनका मुख्य व्यवसाय जो था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वह कृषि था। और गेहूं जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जा सकता है। ये मान सकते हैं कि इनकी मुख्य फसल के ही रूप में जो था, फसल के रूप में जो था गेहूं था। लेकिन कुछ प्रमाण हमें ऐसे मिले हैं जिसमें ये अनुमान लगाया, पक्का नहीं कहा जा सकता है, इसमें अनुमान लगाया जा सकता था कि ये चावल, जौ, मटर, तिल और खजूर की भी खेती किया करते थे। ठीक, अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। गाय, सुअर, कुत्ता, भेड़ आदि जानवर पालते थे। इनके पालतू जानवर कौन कौन से थे? गाय थी, बैल था, सुअर था, कुत्ता था, भेड़। ठीक है, व्यापार, इनका बिजनेस क्या था देख लेते हैं। जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था और इनका प्रमुख जो बंदरगाह था, ठीक है, व्यापार करने के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था वह कौन सा था? लोथल बंदरगाह इनका प्रमुख था। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था और लोथल बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था इनका। सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? 2016, 17 और 2021 में आपसे ये क्वेश्चन आपसे 3 बार पूछा जा चुका है, तो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये एक कोई हेडिंग नहीं, ये आपका पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योर है।
ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी की धार्मिक दशा का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए ये लोग किसकी किसकी पूजा यानी कि उपासना करते थे, शिव और योगी योगेश्वर की उपासना। अब शिव जी जो हैं वही तो योगेश्वर ही हैं और ठीक है, तो शिव जी की और योगेश्वर की पूजा करते थे ये लोग। मातृ देवी की उपासना करते थे, लिंग और योनि की पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, नांग पूजा करते थे और सूर्य पूजा करते थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत बार पूछा गया, 3 बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है आपका। शिव और योग योगेश्वर की पूजा, मातृ देवी की उपासना करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, नांग की पूजा करते थे और सूर्य की पूजा करते थे। ठीक है, देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की कलात्मक दशा। तो देख लेते हैं, इसमें पहला है मूर्ति कला। खुदाई में अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मुख्यतः देवी देवताओं, नर्तकियों, देवदासियों आदि की है। इसमें नर्तकी की त्रिभंगी मुद्रा में नृत्य करते दिखाया गया है। पुरुषों की मूर्तियां प्रायः नग्न मिली हैं। ठीक है, तो इनकी मूर्ति कला का पता चलता है कहाँ से, खुदाई में जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं हमें जिस प्रकार से, तो पता चलता है कि इनकी मूर्ति कला अच्छी थी, डेवलप्ड थी। तो इनकी मूर्ति कला क्या थी, खुदाई से अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई। ये मूर्तियाँ किसकी किसकी थी, मुख्यतः देवी देवताओं की थी, नर्तकियों की थी और देवदासियों की थी। और इसमें नृत्य करती हुई जो क्या कहते हैं मुद्रा में, त्रिभंगी मुद्रा में नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, इसमें नर्तकी की त्रिभंगी मुद्रा में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और जो पुरुषों की मूर्तियाँ मिली हैं वो प्रायः नग्न मिली हैं। ठीक है, देख लेते हैं इनकी ड्राइंग यानी कि चित्रकला। टूटे फूटे बर्तनों पर अनेक चित्र बने मिले हैं। ये चित्र मुख्यतः किसके थे, पशुओं के थे, पक्षियों के थे, बैल, सांप, खरगोश और हिरण आदि के चित्र अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो इनके सब जब खुदाई हुई तो जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं टूटे फूटे बर्तनों के, उन पर देखा गया है कि पशु पक्षियों के चित्र बने हैं, बैल का चित्र है, सांप का चित्र है, खरगोश और हिरण का चित्र है। ठीक है, चलिए कुंभ कला। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है। अब कुंभ कला कहते किसे हैं, जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं वही कुंभ कला है। ठीक है, मिट्टी से जो चीज़ें बनाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। पानी रखने के लिए घड़े, अनाज के बड़े बड़े घड़े तथा गगरी आदि बनाई जाती थी। इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लाइफ में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, बर्तन, जो उस प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। जैसे कि क्या मिला, पानी रखने के लिए घड़े मिले हैं। अब जब ये खेती करते तो अनाज उत्पन्न होता था, उस अनाज को स्टोर करने के लिए तो कुछ बर्तन चाहिए, तो बहुत बड़े बड़े घड़े मिले जिसमें ये लोग अनाज स्टोर करते थे। और गगरी मिली। ठीक है, लेखन कला। खुदाई से प्राप्त मोहरों को देखने से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी लिखना भी जानते थे, परंतु अभी तक इस लिपि का अध्ययन नहीं हो पाया। देखिए इनका जो मोहरें प्राप्त हुई, ठीक है, इनकी जो खुदाई हुई है इस सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की, तो मोहरें प्राप्त हुई खुदाई से और उन पे किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अध्ययन नहीं कर पाया कोई उसका कि इस पे क्या लिखा हुआ, लेकिन यह ज्ञात हो गया कि ये लोग पढ़ना लिखना जानते थे। ठीक, चलिए हमारी नेक्स्ट सभ्यता जो है वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसको हम जो है देख लेते हैं, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है, ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ क्या है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, या ऐसा सुनिए, अभी आपका जो है हम लोग सिंधु सभ्यता रहने देते हैं यहीं तक, क्योंकि आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी आपको 3 सभ्यताएं पढ़नी है। बेबीलोनिया की सभ्यता है, सुमेरिया की सभ्यता है, असीरिया की सभ्यता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा।
इससे हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो जो हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसको हम लोग कल के वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हुआ है और आपका बहुत ही जल्दी सोशल का सिलेबस जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा और आपकी हिंदी की क्लास आज या कल में आने वाली है। आपका सिलेबस हिंदी का आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, बस क्लासेस लेनी बाकी हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए नोट्स बनाने में टाइम लगता है। आप लोगों की क्लासेस ले ली जाएंगी जल्दी से जल्दी, हिंदी की और संस्कृत की भी स्टार्ट की जाएंगी। और हिंदी में सिलेबस बहुत ही कम है और ज़्यादा टफ भी नहीं है हिंदी। तो ये सोच रही हूँ मैं पहले आपका सिलेबस जो है सोशल का और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, इसको जल्दी से हम लोग कवर कर लें, फिर हिंदी और संस्कृत को हम लोग पढ़ते जाएंगे और आपकी हिंदी की क्लास आज या कल में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर हम मोटिवेट होंगे तभी हम आपको अच्छा पढ़ा पाएंगे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो है ना, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है कि इतने लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम उससे मोटिवेट होते हैं, तो हमें ये मिलता है कि हम और अच्छे से प्रिपरेशन करवा पाएँ आप लोगों को और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ढूंढ के ला पाएँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनवा पाएँ जो आपको 90% से ऊपर ले जाएँ, ठीक है। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना तो थोड़ा सा नर्वसनेस आती है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि नोट्स बनाने वाले को और पढ़ाने वाले को भी मेहनत लगती है, ठीक है। पढ़ने वाले को भी मेहनत लगती है, लेकिन जो नोट्स बना रहा है आपके लिए उसे भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो आपके लिए एक से एक अच्छी चीज़ कहाँ से कितना अच्छा हो सकता है ढूंढ के ला रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो भी वीडियो आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।